स्ट्रीम कर दिया अपन ने, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। आप आज परेशान लग रहे हो, सही बताओ परवनी, कोई परेशानी तो नहीं? पक्की बात? किसने तंग किया? किसने सुबह मारा पीटा? बाल ऐसे ऐसे खींचे? नहीं, पक्की बात? चलो चलो, अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी सब जीवन में खुश हैं, बहुत ही बढ़िया। चलिए 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 चलिए, हाँ यूट्यूब पे आई गेस अपन जा चुके हैं। ये यूट्यूब पे आ रहा हूं, अगर अच्छे से सुनाई दिखाई दे रहा है तो एक बार बस हाय हेलो कर लो, अच्छे से सुनाई दिखाई दे रहा है आपको बस। और आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, रुको रुको रुको, आपके लिए लाते हैं, आपको जादू सिखाया था ना मैंने, ये इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं, रुको। यस पीपल, क्या बात है यार, बहुत 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 खुशी का दिन है आज। हमारे समक्ष कुछ नई जनता आई है, पता नहीं क्यों ऐसे आखिरी दिन आ गए हैं, तो आप थोड़ा सा चिल करना, बिल्कुल चिंतित मत होना विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक, बिकॉज वी ऑलरेडी स्टार्टेड अ टॉपिक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। हमने एकदम जी जान से डिस्कशन अच्छे से देख लिया था। आप लोगों को मेरा सजेशन रहेगा जो एकदम आज नया है ना, कि जो यूट्यूब पे फर्स्ट और सेकंड लेक्चर है ना वो अच्छे से देख लीजिएगा, उसमें देख लिया है, बहुत ही बढ़िया। आपने नहीं देखा ना दोनों ने, तो वो एक बार फुर्सत में देख लें, यू गेट अ वेरी फेयर आइडिया अबाउट एवरीथिंग, सीएस प्रोफेशनल एवरीथिंग। बाकी सब लोग पेन पेपर लेके एकदम रेडी है, पढ़ाई लिखाई करेंगे, आज आगे बढ़ेंगे। आज कुछ धमाकेदार थी, कुछ धमाकेदार एक दो और लिमिट्स हम पढ़ने वाले हैं। चलो बहुत ही बढ़िया। यूट्यूब पे आ रहा हूं, जो भी लोग देख रहे हैं, हर्ष, अखिल 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 अखिल, हर्ष वाना बी सीएस, बहुत बढ़िया। कीर्ति, वंशज, यारों आशा करता हूं कि आप सब लोग जीवन में एकदम खुश हैं, सुखी हैं, बहुत बढ़िया तरीके से मजे ले रहे हैं जीवन में। और यहां पे हम लोग आज हमारा सेशन आगे बढ़ाएंगे। मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करने वाला हूं, बट वो हो सकता है सेशन में करूं, नहीं तो एक सेपरेट लेक्चर में करूंगा कि कैसे हमने पूरे लेक्चर्स को प्लान करना है, जो मैंने आपको बताया डेडलाइंस वगैरह। तो अगर संभव हुआ, समय ने परमिट किया, तो इसी लेक्चर के एंड में कर लूंगा, नहीं परमिट हुआ तो हम लोग अलग से किसी समय पे मिलकर उस बारे में बात कर लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। अभी यार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यस यस एवरीवन, हेलो हेलो, बहुत अच्छी बात है, एक है, कुछ भी बातें करते हैं आप लोग। चलो अब हम लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे एकदम अच्छे से यारों, आज विदाई का दिन है, ठीक है ना। थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, फिर बाकी अपन लोग इधर उधर की बातें भी कर लेंगे, वो तो हम करेंगे। चलो हम लोगों ने स्टार्ट किया था रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर हम लोग कहां तक पहुंच गए, पहले उस बारे में बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग यस, हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने पढ़ लिया, मुझे बताओ, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट। कंपनी नहीं है, कोई कंपनी नहीं, पार्टनरशिप नहीं, इट हैज टू बी इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट। वेरी इजी, फर्स्ट थिंग डन। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को स्टार्ट कौन करेगा? स्पॉन्सर। जैसे कंपनी को प्रमोटर स्टार्ट करता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट विल बी स्टार्टेड बाय अ स्पॉन्सर। लाइफ इज स्टिल वेरी गुड। स्पॉन्सर्स हैव टू इमीडिएटली अपॉइंट ट्रस्टीज, बिकॉज इट इज अ ट्रस्ट। उसको अगर कोई भी चीज होल्ड करनी है तो खुद के नाम पे होल्ड नहीं कर सकता। अ ट्रस्ट नीड्स समवन टू होल्ड इट्स प्रॉपर्टी, सो दे विल बी अपॉइंटिंग ट्रस्टीज इमीडिएटली। ट्रस्टी भी आ गए पिक्चर में। तो अभी तक हमारी पिक्चर कहां तक आ चुकी है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बना, स्पॉन्सर्स आए, ट्रस्टी आए। नाउ ट्रस्टीज एंड स्पॉन्सर आर गोइंग टू अपॉइंट इन्वेस्टमेंट मैनेजर। इन्वेस्टमेंट मैनेजर से जो अग्रीमेंट करता है वो कौन करता है? ट्रस्टी। ट्रस्टी एंटर्स इनटू एन अग्रीमेंट विद द इन्वेस्टमेंट मैनेजर एंड दैट अग्रीमेंट इज नोन एज व्हाट? Investment management agreement. So there is an agreement entered between the trustee and the manager, investment manager, known as investment management agreement. Life is still easy, ठीक है, ये हो गया। तो हमारे पास सब लोग रेडी हैं। स्पॉन्सर ने स्टार्ट कर दिया है, ट्रस्टी अपॉइंट हो चुके हैं, ट्रस्टी और स्पॉन्सर ने मिलकर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट मैनेजर को भी अपॉइंट कर दिया, सब लोग रेडी है। बट नाउ वी नीड व्हाट? फंड्स। टू स्टार्ट द ट्रस्ट, पैसा लगाने के लिए पैसा चाहिए। सो दीज पीपल मेक अ नाइस ऑफर डॉक्यूमेंट, एंड ये ऑफर डॉक्यूमेंट दिया जाता है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को, पब्लिक को, और उनमें से जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो हमें देते हैं पैसा, और फिर हम उन्हें अलॉट करते हैं यूनिट्स। एंड वंस यूनिट्स हैव बीन अलॉटेड टू देम, दे बिकम यूनिट होल्डर। द वे कंपनी के अंदर वी हैव शेयर होल्डर, इन ट्रस्ट वी हैव यूनिट होल्डर्स। लाइफ काफी आसान है। यहां पे एक चीज मैंने आपको बताई थी, ऑफर डॉक्यूमेंट को लेकर मैं प्रोविजन जब आपको पढ़ाऊंगा, इट इज लाइक अ प्रोस्पेक्टस, तो सेम रूल अप्लाई करेगा कि इसमें ना तो कुछ फॉल्स होना चाहिए, ना ही कुछ मटेरियल चीज को ओमिट करना चाहिए। तो ना तो इसमें कुछ झूठा होना चाहिए, ना ही इसमें कुछ झूठा होना चाहिए। ये मेमोरी टेक्निक से ध्यान रखना है। तो ये गोल्डन रूल है फॉर एवरी प्रोस्पेक्टस ऑफ अ डॉक्यूमेंट, दैट यहां पे कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी झूठी चीज, फॉल्स स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, और ना ही कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन ओमिट होनी चाहिए। तो ना तो कुछ झूठा होना चाहिए, ना ही कुछ छूटा होना चाहिए। सिंपल तरीके से याद रह जाता है, ठीक है। ऑफर डॉक्यूमेंट दे दिया, नाउ वी गॉट ऑल द मनी। नाउ दिस इन्वेस्टमेंट मैनेजर इज गोइंग टू इन्वेस्ट दिस मनी वेयर? रियल एस्टेट। अब कल हमने बहुत डेप्थ में पढ़ा कि फाइनली इन्वेस्ट कहां कर सकते हैं। मिनिमम हाउ मच? 80% हैज टू बी इन्वेस्टेड इन
completed and revenue generating asset. Minimum 80% has to be invested in completed and revenue generating asset. कि हाँ भैया कम से कम 80% तो जाने चाहिए, 80% ज्यादा करो, 90-95 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम 80% इन्वेस्ट करना है, ठीक है। 80% इन्वेस्ट कर दिया, रिमेनिंग 20% कहां कर सकते हैं, कितने पॉइंट्स थे, 8 पॉइंट्स। पुश करो खुद को, नहीं देख रहे, कोशिश करते हैं कितने पॉइंट्स हमें याद आ सकते हैं कि 80% हैज टू बी इन्वेस्टेड इनटू कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट, रिमेनिंग 20% कैन बी इन्वेस्टेड इनटू, जो मन में आ रहा है बोलो, खिचड़ी बना दो, बोलो डेवलपमेंट प्रॉपर्टी, जो बोलना है बोलो, मन में जिसके जो पॉइंट आ रहा है बोलो, डेवलपमेंट प्रॉपर्टी, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, डेट सिक्योरिटी, डेट में कर सकते हो, इक्विटी में कर सकते हो, मैं मेरा बोल रहा हूं, आप अपना अपना बोलो, बोले डेट सिक्योरिटी इन व्हाट, listed or unlisted, but the company should be in which business, real estate. Equity shares of a listed company wherein at least 75% of the income should be from real estate activity. Wonderful, एकदम आराम से। फिर हमारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बोल दो, अनयूटिलाइज्ड एफएसआई हो गया अपना, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट फॉर द पर्पस ऑफ यूटिलाइजेशन, बेचने के लिए कर सकते, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ऐसे हमने करके कुछ पॉइंट्स पढ़े, 8 पॉइंट्स यहां पर आते हैं, ये सारे 8 पॉइंट्स हमने देखे थे कि आपने 80% तो कंपल्सरीली कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग में इन्वेस्ट करना होता है, रिमेनिंग बैलेंस 20% कैन बी इन्वेस्टेड इन एनी ऑफ दीज 8 पॉइंट्स, डेवलपमेंटल प्रॉपर्टी, डेट सिक्योरिटी ऑफ अ listed or unlisted company which is into real estate business, equity shares only of a listed company जिसका at least 75% of the income is from real estate activity, government security, mortgage backed security, mortgage back कल पढ़ा था, याद आ रहा है, अरे जादू था जादू, आपको समझ में आ रहा है, किसी ने घर पे बैठे बैठे क्या आइडिया निकाला है कि बैंक के जो असेट्स मॉर्गेजेस यूजलेस से रखे हुए हैं, ओन मॉर्गेजेस को यूज करते हुए बॉन्ड्स इशू कर देना, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज। फिर हमने देखा था अनयूटिलाइज्ड एफएसआई, टीडीआर फॉर द पर्पस ऑफ यूटिलाइजेशन, यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। टीडीआर पे भी एक बेसिक डिस्कशन कर लिया था, एफएसआई पे कर लेंगे हम लोग, ये एफएसआई बोलो, एसोसिएट बोलो, ये जो जो चीज हमने नहीं पढ़ी है, इन सबकी डेफिनेशन आपके सिलेबस में जरूर है। अभी तक तो हम सिर्फ इंट्रो पे हैं, यहां तक हमें जाना है। इसके बाद में जब हम चैप्टर को एक्चुअली शुरू करते हैं, तब यहां पे देखो एसोसिएट की डेफिनेशन, आप आगे देखो 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 टीडीआर की डेफिनेशन, ये सब चीजें यहां पे आपको वापस डेफिनेशन तो मिलती है, लेकिन हम अभी एक बार उसको फॉर अ नाइस अंडरस्टैंडिंग हम उसको पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। एफएसआई की डेफिनेशन, ये सब आपको मिलता है सही टाइम पे, लेकिन अभी हम लोग हैं वापस चैप्टर के ओवरव्यू के ऊपर, जहां पे हम लोग कुछ हद तक चीजें पढ़ चुके थे। हमने ये पढ़ लिया था कल कि यहां पे जब भी एक रियल एस्टेट, हाँ लेट आ जाओ, हाँ मैम आराम से लेट आ जाओ, कोई परेशानी, कोई आप पे फोकस नहीं करे, कोई बिल्कुल नहीं डांट रहा है, आराम से आके बैठ जाओ, शर्म हया लज्जा, कल 3 बार बोला था मैंने आपको टाइम पे आना, चलो यहां पे आ जाओ, कोई बात नहीं, मैं गुस्सा नहीं करता हूं, इधर आओ सब लोग, ठीक है। चलो बेटा जी, तो हम लोग क्या कह रहे थे, कल हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि जब भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्टार्ट होगा, इट विल बी रेगुलेटेड बाय सेबी, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस सर, ये हमें पता है। सेकंड, इट विल कंपल्सरीली बी इन द फॉर्म ऑफ अ, ये हमको पता है, कोई परेशानी नहीं है। इसके अंदर कौन इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, स्पॉन्सर, मैनेजर, ट्रस्टी, ये भी हमारे चार्ट से क्लियर है। पहले स्पॉन्सर आता है, ट्रस्टी आते हैं, फिर वो अपॉइंट करते हैं मैनेजर को, और यहाँ पे रीडेजिग्नेटेड स्पॉन्सर्स भी हो सकते हैं अगर कोई बाद में स्पॉन्सर बन रहा है तो, ठीक है। ये चीज को हमने स्किप कर दिया था। फिर हम यहां पे पहुंच गए थे एलिजिबिलिटी फॉर ट्रस्टी, हमने पढ़ा ट्रस्टी कौन बन सकता है, अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड एज अ ट्रस्टी अंडर डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशन एंड हु इज नॉट अ एसोसिएट ऑफ एनी वन ऑफ दीज पीपल। स्पॉन्सर का बोल दो, मैनेजर का बोल दो, या फिर वैल्यूअर का बोल दो। वैल्यूअर की इंपॉर्टेंस भी बताई थी मैंने, पीरियोडिकली आपको वैल्यूएशन कराना पड़ता है, क्यों, अरे क्योंकि म्यूचुअल फंड नहीं है। अगर म्यूचुअल फंड होता तो जो इन्वेस्टर्स है उनको इमीडिएटली पता चल जाता कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा है, बट जो व्यक्ति रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट करता है उनको पता ही नहीं चलता है। हमने 2 लाख इन्वेस्ट किए थे, वो 2 लाख अभी कितने हो चुके हैं, वी डोंट नो, बिकॉज प्रॉपर्टी का वैल्यू फ्रीली अवेलेबल नहीं है। इसलिए वी हैव टू अपॉइंट अ वैल्यूअर जो एवरी 6 मंथ्स में अपने पूरी चीजों का वैल्यूएशन करके देगा। तो हर 6 मंथ्स में हर एक व्यक्ति को पता चल जाएगा हमने जो 2 लाख रुपए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट किए थे, उन इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है। यूनिट्स लिस्टेड होते हैं तो यूनिट्स का वैल्यू तो पता चलता है, बट यूनिट्स का वैल्यू डिराइव कैसे करेंगे। आज एक कंपनी की शेयर प्राइस है, वो कैसे डिराइव होती है, डिमांड सप्लाई से। हमारी डिमांड सप्लाई कैसे हैम्पर होती है, कंपनी के प्रॉफिट लॉसेस से, कंपनी के डिसीजन मेकिंग से। बट यहां पे तो रियल एस्टेट है ना, कोई डिसीजन मेकिंग ही नहीं है, तो यहां पे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी बढ़ रही है उस पर डिपेंड करेंगे यूनिट्स की वैल्यू। एग्जाम्पल लो, आप मान लीजिए आपने सुना होगा बचपन, अरे ये तो एक कहानी सबने सुनी होगी, आप अपने पिताजी के साथ हाईवे पे जा रहे थे कहीं पे, अपने जो भी लोकल सिटी निकले होंगे, आपके पिताजी ने कहा होगा ये जमीन आज से 40 साल पहले मुझे 2 लाख रुपए में मिल रही थी, बट मैंने नहीं ली।
थोड़ा और आगे जाओगे, ये जमीन हमारे पास थी, हमने उस टाइम पे 4 लाख में बेच दी, आज इसकी वैल्यू 3 करोड़। तो ऐसी कुछ ना कुछ स्टोरी कभी कभी सुनी होगी। यू जस्ट इमेजिन, यू जस्ट थिंक। तो इसी प्रकार से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी कोई अच्छी जगह देख के इन्वेस्टमेंट करता है। अब मान लीजिए कुछ ऐसी जगह है जहां पे इन्वेस्टमेंट बहुत मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है, जगह पे थोड़ा सा रीजनेबल बनता है। फॉर एग्जाम्पल, आज मान लीजिए पुणे के आसपास किसी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने बहुत जबरदस्त तरीके से एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया, ठीक है। तभी उसके बाद में पुणे में मेट्रो का प्रोजेक्ट आ गया, मेट्रो स्टेशन उसके एग्जैक्टली सामने, ऑटोमेटिकली द वैल्यू, द रेंट एंड एवरीथिंग वुड इंक्रीज ना। सो हाउ वुड द इन्वेस्टर नो अबाउट इट? इन्वेस्टर विल गेट टू नो अबाउट इट बिकॉज एवरी 6 मंथ्स में जब वैल्यूएशन होगा पूरे एसेट्स का, तब वैल्यूअर उसका वैल्यूएशन निकालेगा, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स प्ले अ रोल। तो वैल्यूएशन बढ़ेगा एंड द इन्वेस्टर्स वुड गेट टू नो, अरे हाँ, ये देखो ये प्रॉफिट हो रहा है। तो जैसे कंपनी में उस कंपनी का प्रॉफिट बोलो, उस कंपनी की डिसीजन मेकिंग बोलो, मैनेजमेंट की स्टेबिलिटी बोलो, ये सब मैटर करता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है कि जहां पे आपने इन्वेस्ट किया है उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कितना बढ़ रहा है। जितना वैल्यूएशन बढ़ेगा उतनी रेंटल कैपेसिटी भी बढ़ती है। चलिए, तो हमने यहां पे देखा डिबेंचर ट्रस्टी जो है, डिबेंचर ट्रस्टी का पॉइंट पढ़ लिया। द डिबेंचर ट्रस्टी शुड बी अ ट्रस्टी रजिस्टर्ड अंडर द डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशन। The trustee should be a person registered under debenture trustee regulation and should not be an associate of sponsor, manager, principal, valuer. Sir, associate मतलब अभी के लिए अब रिलेटेड पार्टी समझते हैं, जैसे ही चैप्टर होता है देखो पहली डेफिनेशन एसोसिएट की आती है, तो सब चीजें आगे डिटेल में होती है, हम अभी ओवरव्यू देख रहे हैं। ओके, क्या यूनिट्स की लिस्टिंग मैंडेटरी है? हाँ है, हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट ये पॉइंट, कम से कम 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ द रीट शुड बी इन्वेस्टेड इन कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग, and the balance 20% can be invested in these 8 points. यहां तक हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। Are you all with me? Everyone is with me? यहां तक हम सब लोग वेरी कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं। हम लोगों ने वो सब पढ़ते हुए ये पूरा चार्ट बना लेता। This has got each and every point. This has got each and every point up till here. कोई सवाल अभी तक है तो बताओ, नहीं तो हम फ्रेश तरीके से स्टार्ट करते हैं एकदम मस्ती में आगे के टॉपिक्स को। कोई कुछ पूछना चाहता है? नहीं सर, बस शांति से बैठे रहना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं सर। आगे बढ़ेंगे यारों? अच्छा, बहुत ही बढ़िया। एक जनता यहां पे सब ठीक चल रहा है? टीडी, अरे क्या बात है, सब लोग यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, अरे बहुत ही बढ़िया। अरे जनता बहुत आगे जाओगे यारो। सुनो ना यूट्यूब की जनता, मैं आपसे कान पकड़ के माफी चाहता हूं, मैं आप पे इतना फोकस नहीं दे पा रहा हूं, आप मेरी बात समझ पा रहे हो शायद से, है ना? तो मैं आपसे सच में माफी चाहता हूं। 1-2 दिन में मैं सेशन लेता हूं एक्सक्लूसिवली यूट्यूब पे, सिर्फ आप ही को देख देख के बातें करूंगा, सिर्फ आपके अलावा किसी को नहीं देखूंगा मैं, ठीक है? बस थोड़ा समय मुझे दे दो, बिकॉज लेट मी गेट ओवर इट। ओके, चलो, सो मैं माफी मांगता हूं आप सबसे, एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन फर्दर। चलो यार, आज मैं आपको बताऊं ना, कुछ भी नहीं पढ़ाना है मुझे आपको, सिर्फ मैंने अगर यहां से यहां तक पढ़ा लिया ना तो मेरा जीवन एकदम सक्सेसफुल हो गया। सर इतना सा, ये क्या है? पूरे चैप्टर में जो भी डिफिकल्ट लिमिट्स है वो सब अपन ने यहां पे इकट्ठी कर लिया। अगर आप इन लिमिट्स को पढ़ के चैप्टर स्टार्ट करते हो तो आपको चैप्टर बहुत ही इजी लगने वाला है। If you have got a nice hold of these limits, real estate investment trust का chapter is going to be very easy for you. तो real estate investment trust is considered as a tricky chapter, but trust me, उसमें से कि कुछ 15 to 20 limits है, उनको अगर निकाल दिया तो चैप्टर बहुत ही easy हो जाता है। तो let's focus on one more limit. सबसे पहले valuation of asset पे आते हैं। Let's do it very easy. You give it a read. All of you give it a read. Screen पे ही just give it a read. Very easy to understand. मैं बीच में आ रहा हूँ। जाले, क्या बात है, इधर आओ। What have they written here? Full valuation on a yearly basis and updating the same on half yearly basis and declare NAV within 15 days from the date of such valuation or updation. Very easy. What are they trying to say? ये मान लीजिए हमारा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट चल रहा है। अब बात करें इसमें वैल्यूएशन की। सो यू हैव टू अपॉइंट अ वैल्यूअर, इट गोज अनसेड। ये आपका ईयर है, ईयर का बिगनिंग, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। ये ईयर एंड हुआ फॉर एग्जांपल, तो आपको एवरी ईयर एंड पे करना है फुल वैल्यूएशन। मेरे साथ बने रहो बस एकदम। फुल वैल्यूएशन, सेकंड ईयर एंड हुआ, फुल वैल्यूएशन। तो लॉ कैसा उन्होंने बनाया कि हर साल के एंड में वैल्यूएशन होगा। कोई भी ईयर है, मान लीजिए हम कहते हैं 2021 ईयर एंड हुआ, 21 में जैसे ईयर एंड हुआ उसका फुल वैल्यूएशन, 31 मार्च 2021 उसका पूरा वैल्यूएशन होगा। फुल वैल्यूएशन मतलब सारे एसेट्स को वैल्यू किए जाएंगे, सारे इन्वेस्टमेंट्स को वैल्यू किए जाएंगे, ठीक है। 2021
22 एंड हुआ, वापस फुल वैल्यूएशन। बट देन क्या हुआ, इन्वेस्टर्स थोड़े से ऐसे हो गए यार कि हमें ईयर के बीच में भी एक बार थोड़ा सा वैल्यू का आइडिया दे दो ना। We understand that the full valuation is a very expensive process and just try and understand, ये जो full valuation होता है ये वैल्यूअर कर रहा है, इस वैल्यूअर को फीस कहां से मिल रही, कहां से मिल रही, ट्रस्ट के पैसे से। मतलब आज यूनिट होल्डर से अगर हमने 1000 करोड़ इकट्ठे कर लिए तो हम इन्वेस्ट करते हैं कुछ 950 करोड़ 960 करोड़, थोड़े 40-50 करोड़ खर्चे के लिए भी तो रखेंगे, ये इन्वेस्टमेंट मैनेजर की सैलरी, ऑफिस का पैसा, ये जो वैल्यूअर का पैसा। तो अगर ट्रस्ट डिसाइड कर लेती है कि हर महीने वैल्यूएशन करेंगे, हर 15 दिन में वैल्यूएशन करेंगे, अरे पैसा किसका लग रहा है, यूनिट होल्डर्स का ही तो लग रहा है। इवेंचुअली यूनिट होल्डर्स का ही पैसा है जो कि इन्वेस्ट होने के बजाय इस वैल्यूएशन में जाएगा। तो यूनिट होल्डर्स आर आल्सो हैप्पी कि हाँ पीरियोडिक वैल्यूएशन करो, बार बार मत करो, तो साल में एक बार तो फुल वैल्यूएशन कर दो, बहुत जरूरी है, ठीक है। और उसके अलावा ईयर के बीच में आप फुल वैल्यूएशन मत करो, लेकिन उस वैल्यूएशन को जो किया था लास्ट टाइम, ये जो यहां पे वैल्यूएशन हुआ है उसको क्या कर दो, अपडेट कर दो। बस अपडेट करने का मतलब है कि आप पूरा चेक मत करो, लेकिन आपको लगता है ऑन पेपर कि ये हमने 6 असेट्स थे, इनका वैल्यूएशन ये चेंज हुआ है। You don't have to visit the properties again. You don't have to inquire again. You don't have to send your people everywhere again. Just sit down and with the same valuation, update the figures. I hope you're understanding. अरे theoretically तो लिखने में क्या आसान है, full valuation on yearly basis and half yearly basis पे सिर्फ updation है. But you have to understand why is that so? Because updation में फीस negligible जाती है ना. अपडेशन का पैसा तो लेगा, उसको पूरा विजिट करने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ फिगर्स अपडेट करने, वेयरएज फुल वैल्यूएशन में प्रॉपर फीस लेता है। एंड दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ यूनिट होल्डर्स ओनली, बिकॉज़ उन्हीं का तो पैसा है, डिस्पोजेबल मनी ज्यादा रहेगी, ट्रस्ट के पास तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, एज इजी एज दैट। सो इट्स सिंपल, द रूल इज फुल वैल्यूएशन ऑन ईयरली बेसिस एंड अपडेशन ऑन हाफ ईयरली बेसिस। तो हर 6 मंथ्स में अपडेशन होगा और हर ईयर एंड पे फुल वैल्यूएशन होगा। वेरी इजी प्रोविजन। जैसे ही अपडेशन या फुल वैल्यूएशन हुआ है, इट हैज टू बी डिस्क्लोज, इट हैज टू बी इन्फॉर्म टू यूनिट होल्डर्स। क्या लिखा है, विद इन 15 डेज एनएवी कैलकुलेट करोगे और 15 डेज में इन्फॉर्म करोगे। अब मेरी बात को अच्छे से समझना, देखो म्यूचुअल फंड में भी, म्यूचुअल फंड में क्यों बार बार रिलेट कर रहा हूं, बिकॉज म्यूचुअल फंड आपके दिल में उतरा हुआ कंसेप्ट है। यहां पर जितने बच्चे बैठे हैं हर एक के दिल में म्यूचुअल फंड उतरा हुआ है, तो उससे आप रिलेट करते हुए चलो। ये होता है म्यूचुअल फंड, ये हो गया अपना रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। म्यूचुअल फंड के भी हर एक यूनिट की आपको 2 वैल्यू मिल सकती है, हर एक यूनिट की, म्यूचुअल फंड की यूनिट की 2 वैल्यू मिल सकती है। वन इज मार्केट प्राइस पर यूनिट ना, अरे म्यूचुअल फंड के यूनिट्स लिस्टेड होते हैं, तो ये कहते हैं मार्केट प्राइस के 12 रुपए में मिल रहा है, 10 रुपए मिल रहा है। और साथ में एक होती है जो आप कैलकुलेट करते थे एग्जीक्यूटिव में, दैट इज नोन एज, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, मार्केट प्राइस इज समवेयर डिराइव्ड बाय एनएवी ओनली ना। मेरी बात सुनो, दिमाग से लगाना। एग्जीक्यूटिव में आप एनएवी कैलकुलेट कैसे करते थे, म्यूचुअल फंड के सारे इन्वेस्टमेंट्स का टोटल कर देते थे, उसके जितने शेयर्स हैं उनके मार्केट वैल्यू का टोटल कर दिया, 200 करोड़ आया। फिर उसमें कुछ करंट असेट है तो ऐड कर दिया, कोई करंट लायबिलिटी है तो लेस कर दी, उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ यूनिट्स से। उसका मतलब ये होता है कि अगर आज हम म्यूचुअल फंड को बंद कर रहे हैं, पूरा म्यूचुअल फंड को क्लोज डाउन कर रहे हैं, तो हर एक यूनिट होल्डर को कितना पैसा मिलने वाला है। तो पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट से हर एक म्यूचुअल फंड की यूनिट होल्डर को अच्छा पैसा मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं मार्केट प्राइस उसी से गवर्न होती है ना। आज मान लो एनएवी आ गई 14 रुपीज, तो मार्केट प्राइस थी 13, तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, एनएवी डिक्लेयर कर दी 14, मार्केट प्राइस तब थी 13। जैसी एनएवी 14 डिक्लेयर हुई, आपको नहीं लगता जनता सोचेगी 14 एनएवी है और मार्केट में कितने में मिल रहा है, 13 में, डिमांड वुड इंक्रीज, डिमांड बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, 14 तक जाएगा। 14 के ऊपर जाएगा क्या, मान लो फोन के 15 में कोई खरीदेगा क्या, नहीं, 15 में कोई डिमांड नहीं होगी, 13 पे बहुत ज्यादा डिमांड होगी, इक्विलिब्रियम बैठेगा समवेयर अराउंड 14 ओनली, एंड दैट इज हाउ मार्केट प्राइस इज गवर्न इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में मार्केट प्राइस कैसे गवर्न होती है, ऐसी तो होती है डिमांड सप्लाई, बिकॉज जनता बाय करना चाहती है बट अप टू अ पर्टिकुलर लिमिट। तो जिस लिमिट तक जनता बाय करना चाहती है तब तक मार्केट प्राइस बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, बट वहां पे आके अटक जाएगा, उससे ज्यादा बाय नहीं कर सकती है, तो वहां पे इक्विलिब्रियम पे मार्केट प्राइस सेट हो जाती है। तो ऑलवेज यू अंडरस्टैंड कि जो मार्केट प्राइस ऑफ अ यूनिट ऑफ अ म्यूचुअल फंड इज गवर्न्ड बाय डिमांड फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई, लेकिन दैट इज समवेयर डिराइव्ड बाय एनएवी ओनली। अब उसी कंसेप्ट को यहां पे अप्लाई करने की कोशिश करो रीट में भी, कि रीट में भी आपको हर एक यूनिट की 2 चीजें मिलने वाली है। एक मिलेगा मार्केट प्राइस पर यूनिट, ये क्यों मिलेगा, बिकॉज रीट के यूनिट्स हैव टू बी मैंडेटरीली लिस्टेड। अब यूनिट्स अगर लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे तो रेट तो होगा ना, लेकिन हर 6 मंथ्स में रीट का क्या आएगा, एनएवी। every 6 months, in every 6 months REIT will have NAV. Now you tell me one thing, ये जो NAV होता है ना,
म्यूचुअल फंड में कितना फ्रीक्वेंटली बताना होता है? डेली। म्यूचुअल फंड में, अरे डेली होता है मैम, सच में, ठीक है ना? म्यूचुअल फंड में एनएवी हैज टू बी डिक्लेयर्ड डेली। यार सर, सो म्यूचुअल फंड में जो हम पढ़ते थे एनएवी हैज टू बी डिक्लेयर्ड डेली, बट यहां पे एनएवी विल बी डिक्लेयर्ड 6 मंथली। समझ में आ रहा है 6 मंथली कैसा हो रहा है ना? एक तो फुल वैल्यूएशन पे और एक अपडेशन पे। यार सर ये क्या बात हुई? अरे आपको समझना होगा, द डिफरेंस इज व्हाई बिकॉज म्यूचुअल फंड का मार्केट वैल्यू एनएवी निकालना कितना आसान काम है। म्यूचुअल फंड का पूरा इन्वेस्टमेंट किसमें होता है? सिक्योरिटीज में। सिक्योरिटीज का वैसे भी डेली प्राइस हमको पता होता है, तो आपको सिर्फ वो फॉर्मूला लगाना है, डेली प्राइस को ऐड किया, करंट एसेट लायबिलिटी एनएवी आ जाएगा। बट इतना आसान नहीं है रीट। रीट में क्यों आसान नहीं है? अरे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, आपके घर का वैल्यूएशन डेली थोड़ा ना चेंज होता है, आपको सालों में कभी एक बार पता चलता है। ओके, अब पड़ोस में घर जो है वो 1.5 करोड़ में बिक रहा है, हमारा घर भी 1.5 करोड़ का। सो वैल्यूएशन डेली बेसिस पे पता नहीं चलेगा, पीरियोडिक बेसिस पे कभी पता चलता है, अरे यार इस एरिया का वैल्यूएशन बढ़ चुका है। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। सो यू कैन नॉट कंपेयर म्यूचुअल फंड एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फ्रॉम ट्रांसपेरेंसी पॉइंट ऑफ व्यू। आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, बिकॉज म्यूचुअल फंड के अंदर ट्रांसपेरेंसी काफी ज्यादा होने वाली है। वही रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सपेक्ट एनएवी ऑन डेली बेसिस। इट इज इम्पॉसिबल। सो जब आप पढ़ेंगे तो एनएवी इज डिक्लेयर्ड 6 मंथ्स बेसिस पे। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक। द डाउट शुड नॉट कम कि ये क्या बात हुई सर, म्यूचुअल फंड में तो डेली होता था। बिकॉज वहां पे डेली करना आसान था, यहां पे डेली करना संभव नहीं है। एंड इन्वेस्टर्स प्रैक्टिकली हैव नो प्रॉब्लम विथ इट, बिकॉज इन्वेस्टर्स ऑल्सो अंडरस्टैंड ना, क्योंकि पैसा कहां लग रहा है? रियल एस्टेट में। सो द प्रोविजन इज वेरी इजी। प्रोविजन इज सिंपल दैट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का वैल्यूएशन हैज टू बी डन फुल वैल्यूएशन ऑन ईयरली बेसिस एंड अपडेशन ऑन हाफ ईयरली बेसिस। और जब भी हाफ ईयरली बेसिस पे अपडेशन या फुल वैल्यूएशन हो रहा है, विद इन 15 डेज यू हैव टू डिक्लेयर एनएवी। सुपर इजी, बहुत ही बढ़िया। आ जाओ राजा, यहां पे ये हो गया हमारा लिमिट नंबर 2। हमने एक लिमिट ऑलरेडी ऊपर पढ़ ली है, यहां पे हमने ये लिमिट ऑलरेडी पढ़ ली है 80% वाली। लिमिट नंबर 1। सर आप ऐसे लिमिट्स क्यों लिखवा रहे हो? धीरे धीरे यूल अंडरस्टैंड, बट अभी समझो आपने 2 लिमिट पढ़ी, ताकि आप अगर घर पे बैठ के अकेले भी रिवाइज करना चाहो, यार रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की 4 लिमिट पढ़ ली। कौन सी? एक 80% वाली पढ़ ली, 80-20, एक पढ़ ली हमने वैल्यूएशन वाली, और ऐसे आपको याद करना काफी आसान होता है। इट गेट्स ऑन योर टिप्स। ओके, इजी। एक और बेहतरीन लिमिट है। सर यार ये चैप्टर पसंद नहीं आ रहा, लिमिट पे लिमिट है। नहीं बेटा जी, मैं आपको सारी लिमिट साथ में पढ़ा रहा हूं। चैप्टर बहुत स्लो जाएगा, जब आगे आप देखोगे ना चैप्टर, तो आगे ये तो पढ़, फिर डेफिनेशन आएगा, कैसे हो, क्या हो, क्यों हो, ये सब आएगा। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लेट्स फोकस ऑन दैट क्रीम पार्ट राइट नाउ। ट्राई एंड अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वाला प्रोविजन ऑल्सो, मजा आ जाएगा। गिव इट अ रीड, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। गिव इट अ रीड, गिव इट अ रीड। आप कंफर्टेबल हो वहां पे बैठे हुए? नहीं, आपको बोल रहा हूं मैं, मेरे भाई। यस, कंफर्टेबल हो, ठीक है। हमने पढ़ा था पहले ही रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के टाइम पे, ये हमारे इस चार्ट के अंदर राजा बेटा, चार्ट कहां गया? रुको 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 रुको। यस, ये रहा हमारे चार्ट में। स्टेप 7 क्या है? इनकम विल बी, मैं बीच में आ जाता हूं बार बार आपके। हाँ, स्टेप 7 समझ में आ रहा है? दैट द इनकम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बैक। अरे इवेंचुअली जनता ने इन्वेस्ट क्यों किया? जनता ने इन्वेस्ट इसलिए किया कि हमारा पैसा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में चला गया, उसके बाद में द इनकम हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बैक। अब यहां पर ऐसा है कि चलो ठीक है, इनकम जब होगी तब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नहीं, मुझे बताओ कि हम लोग जब इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम 80% कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं? कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग। मतलब हमारे इन्वेस्टमेंट से डे 1 से रेवेन्यू आने वाला है ना। रेंटल इनकम जो भी आपका रेवेन्यू वो डे 1 से आने वाला है। तो आपने आज इन्वेस्टमेंट कर दिया, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया रियल एस्टेट में, वहां से रेवेन्यू आ रहा है कंटिन्यूअसली। तो अब यहां पे इन्वेस्टर्स बैठे हुए, भैया रेवेन्यू आ रहा है तो हमको रेवेन्यू दे दो। सो लॉ में लिख दिया है कितना पीरियोडिकली रेवेन्यू हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड क्लियरली, कि ऐसा कोई प्रोविजन म्यूचुअल फंड में नहीं था। म्यूचुअल फंड में ऐसे कोई प्रोविजन नहीं थे, बिकॉज म्यूचुअल फंड के अंदर पीपल यूज्ड टू इन्वेस्ट नॉट फॉर द रेगुलर इनकम बट फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन। तो म्यूचुअल फंड में जनता का आउटलुक ये नहीं है, कुछ हो सकता है एक पोर्शन ऑफ इस इनकम ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड भी आते हैं जिसमें वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बट मैक्रो लेवल पे देखें तो म्यूचुअल फंड का फोकस इज ऑन कैपिटल अप्रिसिएशन। यहां पे द फोकस इज ऑन कैपिटल अप्रिसिएशन बट इक्वली ऑन रेगुलर इनकम।
क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? क्लियरली उन्होंने कह दिया दैट एटलीस्ट 90% ऑफ द नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम आफ्टर टैक्स ऑफ रीट और होल्ड को, सर होल्ड को क्या है बताऊंगा, रुको, shall be distributed as dividend to the unit holder at least on half yearly basis and shall be made not later than 15 days. मतलब जैसे ही हाफ ईयर कंप्लीट हुआ, आपको इस हाफ ईयर की जो भी इनकम हुई है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की, उसका 90% अपने यूनिट होल्डर्स को बांटना पड़ेगा। बेहतरीन कंसेप्ट। चलो मुझे एक बात बताओ, 6 मंथ्स के बाद में हम 90% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से। मेरा हम चाहते हैं कि 6 मंथ्स एंड हुए, हम 95% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कर सकते हैं? यस, एटलीस्ट लिखा है। चलो छोड़ो 6 मंथ छोड़ो, हम चाहते हैं हर क्वार्टर के एंड में करें। ये फर्स्ट क्वार्टर एंड हुआ, क्वार्टर के एंड में हम वापस डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कर सकते हैं क्या? यस। यहां पे उन्होंने अपर लिमिट दी है कि भैया सुनो 90% और 6 मंथ्स की यहां पे लिमिट है कि 6 मंथ से ज्यादा आप रुक नहीं सकते। एवरी 6 मंथ्स में तो यू हैव टू कंपल्सरी डिस्ट्रीब्यूट, while distributing at least 90% you have to compulsorily distribute. I don't think there is any difficulty in understanding it. ये हो गया आपका लिमिट नंबर 3। लिमिट नंबर 3। सर हैवी जा रहा है, चिल करो एकदम आराम से, एकदम चिल करो, कोई बात नहीं, हैवी जाने दो। हम लोग वापस में वही कह रहा हूं कि हम लोगों ने क्या किया, पूरा चैप्टर लिया, पूरे चैप्टर में जो जो ऐसे वाले पार्ट से लिमिट वाले पार्ट है उसको उठा लिया। अब जब इसके बाद आप चैप्टर पढ़ोगे आपको एकदम इजी लगेगा, क्योंकि बाकी सब पार्ट्स में लिमिट ही नहीं आएगी, लिमिट पहले कवर हो जाएगी। तो ये आपने पढ़ी 90% वाली लिमिट। 90% वाली लिमिट समझने लायक पॉइंट है दैट जब भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वी विल एंश्योर कि टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम का 90% हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द फ्रीक्वेंसी शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के अंदर करना है, क्वार्टरली करना चाहते हो तो क्वार्टरली करो, बट 6 मंथ्स के अंदर तो आपको करना है। वेरी इजी, वेरी इजी। यहां पे 15 डेज है। अब आता है सबसे डिफिकल्ट लिमिट, लिमिट नंबर 4। यहां पे झाग आ जाएंगे 100%, क्लास में ऐसे लड़के दिखेंगे ऐसे 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 ऐसे। मैं आपको ये दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट लिमिट ऑफ रीड। ये अगर आप खुद से कर लेते हो तो बस मैं रिटायरमेंट में सोच लूंगा आज, ठीक है? गिव इट अ रीड, बहुत जबरदस्त लिमिट है। सौमिल, आई एम रियली सॉरी, मैं पीडीएफ जो है ना इस लेक्चर के एंड में दे पाऊंगा, ओके? क्या बात है, नहीं 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 नहीं, झाग आ रहे हैं। इधर इधर इधर, चिंता मत करो, चिंता मत करो। लिमिट डिफिकल्ट तो है, डिफिकल्ट तो है, डिफिकल्ट तो है। सर ये क्या कहना चाह रहे हैं, अब समझना मेरी बात एकदम केयरफुली। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के सबसे ट्रिकी पॉइंट को हिट कर रहे हैं, जी जान से बैठो, पढ़ के जाओगे मजा आ जाएगा, ठीक है? 100% फोकस करना अगले 10 मिनट के लिए, 10 मिनट में टॉपिक दिल में उतर जाएगा। चलो, ये भूत है, ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का भूत है। अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इस भूत को संभाल लिया तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। देखो अभी तक हमने 4 लिमिट्स पढ़ ली, 3 लिमिट्स पढ़ लिए। 3 लिमिट हमको डिफिकल्ट थी बट डुएबल है, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा। लिमिट नंबर 4 हैवी है। ये लिमिट नंबर 4 इज द भूत ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये समझ में आ गया, आपको कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का एक भी लाइन परेशानी नहीं करेगा। 100% फोकस स्क्रीन पर रखना। नाउ अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स इज नॉर्मली फॉर अस इमेजिनिंग। मुझे अब 10 मिनट के लिए बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, कोई मूवमेंट नहीं करेगा, 100% फोकस यहाँ पे। चलो, नॉर्मली हाउ इट वर्क्स इज अंडरस्टैंड, नॉर्मली व्हेनेवर एन इन्वेस्टमेंट इज मेड, हाउ वी थिंक एज अ नॉर्मल रैशनल, हम दूर से देखते हैं, हमें क्या लगता है कि ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। कुछ आवाज आ रही है आपको यहां से? कबूतर कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? गया, बोला पिन ड्रॉप साइलेंस। यस, इधर ये आप लोग यहां ध्यान दो। हमें क्या लगता है रियल एस्टेट, इधर उधर से आ रही है, मुझे यहां से आ रही है। कोई उठ के ऐसे दूर करो ना यार, करो करो करो, एक बार करो यार। हम किसी को जीवन में परेशान नहीं करने आते, मैं जैन आदमी हूं, मैं तो बिल्कुल नहीं करना चाहता, बट वो टॉपिक थोड़ा सा मस्त है एकदम। अरे जहां जगह मिल रही है वहां पे कर ले, एक बार दर दर कर, एक बार देख, बस बस बस, आजा आजा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो
ये तो ठीक है, ये तो मतलब कबूतर ही है। आई यूज्ड टू टेक लेक्चर्स एट आईएलएस लॉ कॉलेज, पता है यहाँ पे जनता को, है ना, तो लॉ कॉलेज रोड पे। तो मैं इवनिंग में लेक्चर लेता था डिप्लोमा के कॉर्पोरेट लॉ के, तो अराउंड 6 to 8 ऐसे लेक्चर का टाइमिंग होता था, 8:30 तक, है ना। तो वहाँ पे एक रूटीन होता था कि आईएलएस में जो अगर कभी अंदर गया ना, देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रे डॉग्स अंदर, तो वो अंदर रहते ही हैं। तो वहाँ पे लेक्चर शुरू करेंगे, 15 मिनट होगी और वो एक स्ट्रे डॉग फिक्स है, वो आके यहाँ पे आके पोडियम के यहाँ पे बैठ जाएगा, पूरा लेक्चर बैठा रहेगा, और लेक्चर खत्म होगा चुपचाप उठ के चला जाएगा। मेरे को कुछ समझ में क्या लॉजिक है, बट आई थिंक कुछ तो रिलेशन होता होगा जीवन में, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पे, पढ़ाई लिखाई करते हैं थोड़ी सी हम लोग। लेट्स गेट बैक टू एन इंपॉर्टेंट लाइन। चल, हम लोग कैसे समझते हैं एज लेमैन, एज अ नॉर्मल सिंपल, हम चाहते हैं कि कंसेप्ट आसान हो। हमें लगता है कि इतना कि क्यों इंडियन टैक्सेशन सिस्टम ने दिमाग की 12 बजा रखी, 10%, 20%, 30%, सीधा सब पे लगाओ, 20% फ्री करो ना। तो हम लोग चाहते हैं लाइफ थोड़ी आसान हो, लेकिन लाइफ आसान होती नहीं है, बिकॉज द सिचुएशन इज सच कि उसके कारण लॉ बनाते बनाते कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अरे हमें, आपको आज टैक्स स्लैब पढ़ना होता है, तो आपका 20%, 30% सरचार्ज ये सब होता है ना। तो एक व्यक्ति, नया व्यक्ति ऐसा सोचेगा, अब तो आप लोग फिर भी दिमाग वाले व्यक्ति हो, एक नया व्यक्ति सोचेगा क्यों करा ऐसा, सब पे 10% लगा दो, फॉर्म का कितना अच्छा है, कंपनी का कितना अच्छा है, कुछ याद ही नहीं रखना पड़ता। बट देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि यार गरीब आदमी पे टैक्स नहीं लगाए। जो व्यक्ति 5 लाख तक कमाता है उससे क्या मतलब है टैक्स लेके, लेकिन जो 25, 50, 60 लाख कमाता है उससे 30% का लेंगे, सरचार्ज भी लेंगे, इतना भी लेंगे, उतना भी लेंगे। सो वट एवर माइट बी द लिमिट, माई पॉइंट इज अ लॉ इज डिफिकल्ट बिकॉज देयर वॉज अ नीड टू मेक इट। नाउ अंडरस्टैंड, आप लोग क्या चाहते दिल में, आप चाहते कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यहां पे यूनिट होल्डर से पैसा कलेक्ट करे और सीधा का सीधा इन्वेस्ट कर दे रियल एस्टेट में। तो आपको लाइफ आसान लगती कि हाँ पैसा लिया बहुत सारे लोगों से, यहां पे हजारों लोगों से पैसा कलेक्ट किया और फिर इस पैसे को इन्वेस्ट कर दो आप सीधा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में, जो कि कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग है। बट प्रॉब्लम क्या होता है, रियल एस्टेट असेट्स को अक्वायर करना इतना आसान नहीं। इतना आसान क्यों नहीं है यारों? आज मान लीजिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल बिजनेस बे। बिजनेस बे आप लोगों को पता है, पुणे के लोगों को पता होगा बिजनेस बे। तो बिजनेस बे एक बहुत बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है गियरवाड़ा के साइड। ओके, फिनिक्स मॉल एक बहुत बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाया होगा। इस प्रकार से जब एक प्रोजेक्ट बनता है तो इट इज नॉट एन इजी, मतलब वो 2-3 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स होते हैं। सो हमारी इमेजिनेशन के परे होते हैं वो प्रोजेक्ट्स। सो एट टाइम्स इट इज नॉट दैट इजी for a real estate investment trust to alone invest in a project. So how they do, understand very carefully कि आज हमारा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को एक बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट दिख रहा है यहाँ पे। दिस इज अ प्रोजेक्ट, एक बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट दिख रहा है। इस प्रोजेक्ट की नीड है, इस प्रोजेक्ट की नीड है 2000 करोड़, 2000 करोड़। बट हमारा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अकेला इसको मैनेज नहीं कर सकता है। तो हमारा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या बोलता है, ये सुनो ना, कोई बड़ा व्यक्ति है क्या जो इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड है? यहां पे फॉर एग्जांपल आ गया L&T, लार्सन एंड टूब्रो। लार्सन एंड टूब्रो बोला कि मैं इंटरेस्टेड हूं, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और लार्सन एंड टूब्रो साथ में मिलकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट में। सो नाउ दे हैव टू क्रिएट अ कंपनी फॉर दिस। ये कंपनी क्या कहलाती है, कोई बताएगा? SPV। वी हैव क्रिएटेड अ कंपनी, मोस्टली अ कंपनी, इसको LLP भी बोल सकते हैं, बट 99% कंपनी होती है वो। We have created a company for a particular purpose, special purpose vehicle। ठीक है, तो यहां पे हमने एक कंपनी को फॉर्म किया, तो ये कंपनी है बट ये एक्चुअली एक SPV है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। रीट ने भी इसमें इन्वेस्ट किया, लार्सन एंड टूब्रो ने भी इन्वेस्ट किया, और ये SPV फिर इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है। ये प्रैक्टिकली होता है। ये हमारे चैप्टर को डिफिकल्ट बना देता है, बिल्कुल बना देता है, बट ये प्रैक्टिकली होता है तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा ना। हमें क्या पसंद आएगा कि नहीं 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 सर ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हम सीधा इन्वेस्टमेंट करेंगे प्रोजेक्ट्स में। क्या हमें कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है हम सीधा इन्वेस्टमेंट करेंगे, बट इट डज नॉट वर्क दैट वे ना। हाँ, इफ एट ऑल यू हैव सम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कहीं पे 200 करोड़ की नीड है तो आप खुद से अकेले भी इन्वेस्ट कर पाओगे, बट इफ द प्रोजेक्ट इज ह्यूज यू विल हैव टू क्रिएट एन SPV एंड गेट पीपल। So it is a normal thing, it is a natural thing. Every real estate investment trust has to form SPVs. It is impossible for real estate investment trust to invest on itself. तो इसलिए SPVs पिक्चर में आते हैं। तो मान लो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने लार्सन एंड टूब्रो के साथ में मिलकर एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया। यहां पे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने एक और SPV बनाई, कोई और कंपनी ले लेता हूं मैं, टाटा पावर, उसके साथ उन्होंने मिलकर एक और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया। नाउ अंडरस्टैंड, ये प्रोजेक्ट की नीड थी कुछ से 5000 करोड़। तो इस कारण से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर पाती हमेशा, दे हैव टू फॉर्म SPV। ये बात सबके दिमाग में बैठ गई है, ठीक है। अब SPV को लेके रूल है, क्या रूल है समझना अच्छे से। यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज। एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर सकता है,
ईदर डायरेक्टली, डायरेक्टली का मतलब हुआ ये प्रोजेक्ट 2 समझ लो, ये प्रोजेक्ट 1 है, प्रोजेक्ट 2 है, प्रोजेक्ट 3 है। प्रोजेक्ट 2 इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कि रीड के पास पैसा था, उसने डायरेक्टली किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और थ्रू एसपीवीज, आप खुद भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप एसपीवीज के साथ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां तक एवरीवन इज विथ मी राइट? कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, या तो आप खुद इन्वेस्ट करो या फिर इन्वेस्ट थ्रू एसपीवीज। थम्स अप। होल्डिंग एटलीस्ट 80% of their assets directly in such properties and shall not invest in other SPVs। कुछ नहीं समझा क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? जब भी आप SPVs के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस SPV के ऊपर एक रूल आ रहा है कि जब SPV आगे इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो SPV को ध्यान रखना है कि 80% of their assets should be invested into properties and they cannot invest further into SPVs। नहीं सर समझ ही नहीं रहा हमको, मैं बताता हूं। कुछ लोगों को शायद थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि व्हाट इज अलाउड एंड व्हाट इज नॉट अलाउड, जस्ट इससे क्रॉस चेक करो। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, डायरेक्ट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकती है, वेरी यस, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट किसी एसपीवी में इन्वेस्ट कर सकती है और फिर भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकती है, वेरी यस। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट किसी एसपीवी में इन्वेस्ट कर रही है, फिर ये एसपीवी फर्दर किसी एसपीवी में इन्वेस्ट कर रहा है और फिर ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है, इट इज नॉट अलाउड। व्हेन यू आर फॉर्मिंग एसपीवी इट इज अलाउड, बट आफ्टर फॉर्मिंग एन एसपीवी दैट एसपीवी हैज टू डायरेक्टली मेक इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट। याद आ रहा है एक सेक्शन पढ़ा होगा अपने बचपन में, यू कैन नॉट हैव मोर देन 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। वैसा ही कुछ लॉजिक यहां पर है कि आप लोग डायरेक्ट इन्वेस्ट करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एसपीवी के थ्रू इन्वेस्ट करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप एसपीवी के थ्रू एसपीवी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एसपीवी के थ्रू तो डायरेक्टली आपको प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना मैंडेटरी है। दिस डायग्राम मेक्स इट वेरी क्लियर। डायरेक्ट इन्वेस्ट करना अलाउड है, एसपीवी के थ्रू भी अलाउड है, बट एक बार आपने एसपीवी में इन्वेस्ट किया फिर वो एसपीवी किसी और एसपीवी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ओके थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? रुक जाओ। The REIT shall hold controlling interest and not less than 50% of the equity share capital of SPV। What are they saying here? ये जो हमारा REIT है ये किसी SPV में इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब REIT के साथ में SPV का कोई और भी ओनर होगा ना। यहां पे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, लार्सन एंड टुब्रो हो सकता है, यहां पे टाटा मोटर्स हो सकता है। एग्जांपल लेते हैं ये, और ये भी डायरेक्टली इसको प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कराते हैं तभी अलाउड होगा। दैट इज इन्वेस्टिंग इनटू प्रोजेक्ट, नाउ इट इज अलाउड। नाउ व्हाट आर दे ट्राइंग टू से, अगर रीड कभी किसी एसपीवी में इन्वेस्ट कर रही है तो अब ये एसपीवी में लार्सन एंड टुब्रो इज आल्सो अ शेयर होल्डर एंड रीड इज आल्सो अ शेयर होल्डर, चलेगा। सर ऐसी कोई लिमिट है कि कितने लोग को ओनर्स हो सकते हैं? कोई लिमिट नहीं है। यहां पे लार्सन टुब्रो के साथ में 3 और कंपनी होगी तो भी चलेगा, ये सब मिलकर एसपीवी को होल्ड कर रहे हैं, अलाउड है। बट रीड शुड हैव कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और एटलीस्ट 50% कंट्रोल इन द एसपीवी। आपको एसपीवी के थ्रू इन्वेस्ट करना है करो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को एसपीवी के ऊपर आपका कंट्रोल ही नहीं है। एसपीवी पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। यू कैन इन्वेस्ट थ्रू एसपीवी बट यू नीड टू होल्ड एटलीस्ट 50% शेयर्स ऑफ दैट एसपीवी, मैंडेटरी। तो एसपीवी के 50% आपके पास है, रिमेनिंग 50% 6 लोगों के पास है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपके पास 50% होना मैंडेटरी। नाउ यहां पे ये हो गया, कोई अमेंडमेंट नहीं है। आई सी अ पोटेंशियल अमेंडमेंट हियर इन फ्यू कमिंग ईयर्स कि इस 50 को 51 करना पड़ेगा। 50 पे कंट्रोल नहीं आता, 51 पे कंट्रोल आता है, तो एटलीस्ट मोर देन 50 होना चाहिए। बट आज भी लॉ यही कहता है कि द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैज टू होल्ड हाउ मच, 50% और कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। बट ये मैच नहीं होता बिकॉज मोर देन 50 पे आपका कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होना चाहिए। 50 है तो मान लो सामने वाले के पास भी 50 है तो बराबर की बात होगी ना। बट लॉ आज यही कहता है कि रीट शुड हैव एटलीस्ट 50% शेयर्स इन एसपीवी। अंडरस्टैंडिंग? बस उससे कम होगा तो अलाउड नहीं है। तो यहां पे अलाउड है कि आपने एसपीवी में इन्वेस्ट किया, एसपीवी प्रोजेक्ट में करा, चलेगा। आपके पास 50% होना चाहिए। यहां पे आपके पास 50% है और टाटा मोटर्स के पास या फिर टाटा पावर के पास, किसी के पास भी रिमेनिंग 50% है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू नीड टू हैव, कैन रीड इन्वेस्ट थ्रू एन एसपीवी, यस, बट द लिमिट इज ऑफ व्हाट, 50%। कम से कम 50% जो आपके शेयर्स हैं, 50% जो शेयर्स एसपीवी के, वो आपके पास होना चाहिए। अब सुनना सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? नहीं, ये तो अभी सिर्फ लिमिट पढ़ा रहा हूं, आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे हम तब क्या पढ़ते हैं उसका एक ग्लिम्स देता हूं तो आपको और क्रिस्टल क्लैरिटी आएगी। ये देखो, ये एसपीवी की डेफिनेशन,
सुनो 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 सुनो, एक बार ऐसे ही रीड करो, रीड करो, रीड करो। सर सुनो ना, जैसे तैसे हमारे दिल को हमने समझाया कि एसपीवी क्या होता है, बट ये कौन है सर, ये बार बार बीच में आ रहा है। बताऊंगा बताऊंगा, एकदम आराम से, पेशेंटली। 3 पॉइंट्स हैं जो हर एक एसपीवी को सेटिस्फाई करना होता है। एक और चीज बड़ी क्लियर है, ये एग्जीक्यूटिव में आप लोग पढ़ चुके हैं, आई थिंक आपके सेटिंग अप में गरीब सा चैप्टर था ना एसपीवी का, है ना। तो एसपीवी मींस अ कंपनी और एलएलपी, दैट आई डोंट हैव टू फोकस। एसपीवी कैन बी अ कंपनी और अ एलएलपी, ओके, बट 99% केसेस में इट इज कंपनी। जो एकदम गरीब से ट्रांजैक्शन करते हैं ना, वो लोग एलएलपी रखते हैं बिकॉज थोड़ा सस्ता पड़ता है। फॉर्मिंग LLP is cheaper as compared to forming a company। तो जो ऐसे छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस करते हैं ना, तो वहां पे LLP फॉर्म करते हैं, बट मेजर लेवल पे, रीट के लेवल पे कंपनी ही फॉर्म करेंगे। तो SPV कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी और LLP। थम्स अप। 3 कंडीशन कंप्लाई होनी चाहिए। सबसे अच्छी है थर्ड कंडीशन, बिकॉज ये प्योरली थियोरेटिकल, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं आ रही, प्योरली थियोरेटिकल लिमिट है, इजी टू अंडरस्टैंड कि एसपीवी कोई और बिजनेस नहीं कर सकता है। एसपीवी इज नॉट एंगेज्ड इन एनी एक्टिविटी अदर देन होल्डिंग और डेवलपिंग प्रॉपर्टी एंड एनी अदर एक्टिविटी इंसिडेंटल टू सच होल्डिंग और डेवलपमेंट। मतलब एसपीवी का काम रियल एस्टेट का ही होना चाहिए। तो जो एसपीवी है उसका काम क्या होना चाहिए, होल्डिंग और डेवलपिंग प्रॉपर्टी, होल्डिंग और डेवलपिंग प्रॉपर्टी, होल्डिंग और डेवलपिंग प्रॉपर्टी और एनीथिंग इंसिडेंटल, होल्डिंग और डेवलपिंग प्रॉपर्टी और एनीथिंग इंसिडेंटल। एसपीवी इसके अलावा कुछ और काम नहीं करेगा। मतलब अगर आज एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, वो डायरेक्टली प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करके एसपीवी में इन्वेस्ट कर रही है। एसपीवी क्या करती है, एसपीवी का रेस्टोरेंट बिजनेस है, नहीं चलेगा। एसपीवी का बिजनेस क्या होना चाहिए, होल्डिंग एंड डेवलपमेंट, होल्डिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड एनीथिंग इंसिडेंटल, छोटा मोटा आसपास का काम भी कर सकता है। ये इजी है। अब 2 लिमिट आती है एसपीवी पे, एक 50%, एक 80%। सुनना अच्छे से, मैं एसपीवी हूं ना, मेरे पीठ पे आगे लगती है 50% की लिमिट और मेरे आगे लगती है 80% की लिमिट। सब कुछ नहीं समझ रहा। एसपीवी हूं मैं, मेरे पीछे से आएगी 50% की लिमिट और मुझे आगे लगानी होगी 80% की लिमिट। नहीं सर समझ ही नहीं रहा है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आ हा 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 हा। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, पहले एसपीवी पे 100% होल्ड कर दो, फिर मैं होल्डको को इंट्रोड्यूस करता हूं। इधर ध्यान देना, कोई ऐसा लाइट नहीं नहीं नहीं, सवाल ही पता नहीं होता है। पानी बाद में पियेंगे, ठीक है। फोकस 100% यहाँ पे। आई एम जस्ट किडिंग, पानी पी लो यार, जन आदमियों में मुझे पाप लगता है, ठीक है। पानी पी लो, सच में पी रहे हो आप तो। अरे आई एम जस्ट किडिंग, पी लो। आप लोग इधर ध्यान दो, चलो इधर जस्ट किडिंग, पी लो मैम, चलो इधर आओ। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, एसपीवी, प्रोजेक्ट, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, वेरी इजी। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। जब एसपीवी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करोगे, 2 लिमिट आती है एसपीवी पे, वन इज 50%, वन इज 80%। 50% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ एसपीवी, 80% ऑफ टोटल असेट्स ऑफ एसपीवी। सुनना ध्यान से, क्या एसपीवी पे 2 लिमिट आती है, 50%, 80%। सबसे डिफिकल्ट लिमिट पढ़ा रहा हूं, इससे डिफिकल्ट लिमिट रीड के चैप्टर में नहीं है। इसके बाद रीड का चैप्टर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो भी समझ जाएगा। इससे डिफिकल्ट लिमिट एसपीवी में नहीं है, पूरे रीड के चैप्टर में नहीं है। एसपीवी पे एक 50% है, एक 80% है। जब एसपीवी पे लिमिट आ रही है, दैट इज 50%, दैट रीड हैज टू होल्ड 50% शेयर्स ऑफ एसपीवी। When SPV is making the investment, that time limit is of 80%, के एसपीवी को अपनी टोटल एसेट का कम से कम 80% इन्वेस्ट करना है। एसपीवी को अपने टोटल एसेट का 80% इन्वेस्ट करना है। सुनना मेरी बात को, जब रीट डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहा था तब भी उसके ऊपर 80% की लिमिट लगाई थी, याद आ रहा है। तो अब रीट एसपीवी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा है तो 80% की लिमिट तो लगेगी ना। तो इसलिए वो लिमिट जो यहां पे डायरेक्टली लगाई थी, वो यहां पे लगाई गई है एसपीवी के इन्वेस्टमेंट पे। जस्ट रीड दिस लाइन, व्हाट आर दे ट्राइंग टू से, व्हिच होल्ड्स नॉट लेस देन, एसपीवी शुड होल्ड नॉट लेस देन 80% of its asset directly in properties and does not invest in other SPV। एक एसपीवी दूसरे एसपीवी में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, तो मैं ऊपर ही बता चुका हूं। अब एक एसपीवी जब रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर रही है, तो उसका जो टोटल एसेट है उसका 80% उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा।
80% उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। किसी के दिमाग में अगर ये डाउट आ रहा है सर व्हाट अबाउट कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग, वो भी करना पड़ेगा, लेकिन वो मैक्रो लेवल पे चेक किया जाता है कि रीट के टोटल एसेट्स का 80% जाना चाहिए कंप्लीटेड रेवेन्यू जनरेटिंग में। अभी मैं सिर्फ एसपीवी पे फोकस कर रहा हूं। एसपीवी को लेके दो लिमिट है, 50%, 80%, 50%, 80%, 50%, 80%। क्या है 50%? 50% ऑफ द शेयर कैपिटल, 80% ऑफ द असेट। तो इसलिए याद रखना आसान रहता है कि मैं अगर एसपीवी हूं तो मेरे अंदर अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो 50% का रूल है, लेकिन मैं जब आगे इन्वेस्ट कर रहा हूं 80% का रूल है। तो एसपीवी के लिए 50-80 रूल याद रखना है। इससे डिफिकल्ट कुछ नहीं हो पाएगा इस चैप्टर में। खत्म हो गई बात। नहीं सर, नहीं सर, सर जीवन अभी भी कठिन है। ओके ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग आते हैं यहां पे, रुकना। मेरे नोट्स जो बच्चे वापस वही एग्जीक्यूटिव में मुझसे पढ़े उनको पता है कि मेरे नोट्स में लेफ्ट हैंड साइड पूरा ब्लैंक होता है। लेफ्ट हैंड साइड ब्लैंक क्यों होता है? कि यही जो हम एसपीवी के यहाँ पे डेफिनेशन पढ़े वो हम नोट्स में लेफ्ट हैंड साइड पे लिख सकें। ठीक है, एकदम आराम से। नोटबुक वगैरह हम नहीं बनाते, एकदम 80 से यहीं पे। एसपीवी की एक बार डेफिनेशन को रैप अप करके कंप्लीट करता हूं मैं। कोई भी अगर एसपीवी है तो उसको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। एसपीवी को सबसे पहले 50 और 80 के रूल का ध्यान रखना है। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को एसपीवी में जब इन्वेस्ट कर रहा है कितना, एटलीस्ट 50 याद रखेंगे, बट अपेक्षित है कि ये 50 से बढ़ के क्या हो जाना चाहिए, मोर देन 50। यस, 50%। तो रीट मस्ट होल्ड 50% ऑफ द टोटल शेयर्स ऑफ एसपीवी। वेरी इजी, वेरी इजी लिमिट। ये एक लिमिट दिमाग में बैठी। दूसरी लिमिट आती है एसपीवी जब आगे इन्वेस्ट करे तो पहली चीज तो क्या एसपीवी किसी और एसपीवी में इन्वेस्ट कर सकता है? नॉट अलाउड, बात ही खत्म हो गई। दिस इज नॉट अलाउड। क्या एसपीवी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता है? यस, लेकिन जब वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे तो देयर कम्स द लिमिट ऑफ 80%, दैट दे मस्ट इन्वेस्ट 80% ऑफ द टोटल असेट्स। यहां पे टोटल शेयर्स, टोटल असेट्स, 80% ऑफ टोटल असेट्स इन रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज। वेरी इजी। तो जब भी एसपीवी आएगा तो एसपीवी के लिए ध्यान रखना है 1 is 50%, 1 is 80% लिमिट। ये दो और लिमिट हो गई। सर वो थियोरेटिकल जो पॉइंट था वो सब तो हम चैप्टर के टाइम पे पढ़ेंगे ना, अभी हम लिमिट्स पे फोकस कर रहे हैं। आप खुद ही सोचो अगर ये लिमिट पे आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो गया, परफेक्ट हो गए, तो फिर आपको चैप्टर पढ़ना इतना ईजी जाएगा दैट यू कैन नॉट इवन थिंक। तो ये हो गई हमारी एक और लिमिट। ये है वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लिमिट्स ऑफ रीड। ये दिल में उतरने में समय लगता है। ये है लिमिट नंबर 4। अब एक बार शांति से मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट पढ़ो, लिमिट नंबर 4 को पढ़ो, देखो अब थोड़ा थोड़ा दिल में उतर रहा है क्या। अभी तक हमें ज्यादा चैप्टर का ओवरव्यू भी नहीं हुआ है, लेकिन इतना सा पढ़ने के बाद भी आई होप दिल में उतर रहा होगा। होल्ड को अभी नहीं समझ में आ रहा होगा और बाकी सब समझ में आ रहा होगा। क्या बात है। ये अब समझ में आ रहा है यारो? देखो वैसे तो मैंने वो सोचा नहीं था अभी कराने का, लेकिन आप लोग अगर इतना घूर घूर के मुझे देख रहे हो तो होल्ड को भी पढ़ा दूं क्या? अभी तक का पक्का समझ में आया? होल्ड को भी यहीं पे घुसा दें? अरे मजा ही आ जाएगा। अगर होल्ड को भी समझ में आ गया ना तो भाई कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी। होल्ड को का पहले आपको आउटलुक देता हूं क्या है। अरे भाई साहब बहुत ही जबरदस्त। सुनना, ये है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। किस फॉर्म में? कंपनी पार्टनरशिप क्या है? ट्रस्ट। ट्रस्ट के फॉर्म में। अब इसने कुछ तो डायरेक्टली प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ डायरेक्टली प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ इसने प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया थ्रू एसपीवी। कि इसने एसपीवी में इन्वेस्ट किया, एसपीवी ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। एसपीवी वापस एसपीवी में इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। एसपीवी ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। जब एसपीवी में इन्वेस्टमेंट की बात आई 50% 80% रूल अब दिमाग में बैठ चुका है, आप कभी नहीं भूलोगे आप। ठीक है, खत्म हो गई बात। अब प्रॉब्लम क्या आता है यारों, ट्रस्ट के लिए सब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है यार, क्योंकि ट्रस्ट प्रोफेशनली नहीं चलता ना। आप समझो नॉर्मली अगर कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी प्रोफेशनली चलता है, बोर्ड मीटिंग होती है, सब कुछ होता है। तो ये एक कंपनी के लिए मैनेज करना आसान है, ट्रस्ट के लिए मैनेज करना आसान नहीं है। ये प्रॉब्लम देखी गई। तो जब भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट चालू किया, बट इट वाज नॉट प्रोफेशनली मैनेज्ड लाइक अ कंपनी। सो देन उन्होंने कहा एक काम करते हैं ना, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को ट्रस्टी हटा के ऐसा कर देते हैं कि आप कंपनी के फॉर्म में भी रख सकते हो। जैसे कि आपने याद है एग्जीक्यूटिव में पहले म्यूचुअल फंड पढ़ा था, म्यूचुअल फंड हैज टू बी इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट, राइट। फिर आपने एआईएफ पढ़ा था, एआईएफ आल्सो हैज टू बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट।
फिर आपने एक CIS पढ़ा था, CIS में पढ़ा होगा कि इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट, कंपनी, LLP, बॉडी कॉर्पोरेट, याद आ रहा है? तो या तो एक काम करो ना, इसको भी ऐसा कर दो कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो है ना, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी ऑल्सो, बट उसके लिए पूरा रेगुलेशन हिलाना पड़ जाता। और जो ट्रस्ट के बेनिफिट्स है ना, कि यहां पे कुछ ट्रस्टीज होते हैं, लोग उनके भरोसे पे इन्वेस्ट करते हैं, ये सब चला जाता। सो देन व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, सो दे मेड अ रूल, दे मेड अ सिंपल रूल, समझना अच्छे से, वेरी केयरफुली। हम जब बात कर रहे हैं यहां पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की, हम जब बात कर रहे हैं यहां पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की, व्हाट दे ट्राइंग टू से, सुनना, एग्जीक्यूटिव का AIF वगैरह जब भी होगा जो एग्जैक्टली तब उसको रिकॉल कराता हूं, कोई एक है जो कि आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हो, ठीक है ना, बाकी सब हैव टू बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट। चलो इधर यहां पे इन्होंने क्या किया, यहां पे इन्होंने क्या किया कि यार रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को तो ट्रस्ट के फॉर्म में रखते हैं, बट एक काम कर सकते हैं, सुनना सुनना, ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक कंपनी फॉर्म करेगी, एंड देन ये जो कंपनी है ये सारे इन्वेस्टमेंट होल्ड करेगी, ये कंपनी सारे इन्वेस्टमेंट होल्ड करेगी रीट के। सो उससे फायदा क्या हो रहा है समझना, रीट का जो स्ट्रक्चर अभी तक हमने पढ़ा था कि रीट में यूनिट होल्डर्स होंगे, स्पॉन्सर होगा, ट्रस्टी होंगे, इन्वेस्टमेंट मैनेजर होगा, ये पूरा तो ट्रस्ट के फॉर्म में ही चल रहा है। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट मैनेज करने की बात आती है तो यू फॉर्म अ कंपनी हियर एंड दिस कंपनी विल मैनेज ऑल द इन्वेस्टमेंट्स। इजंट दिस अ फेयर आइडिया? इससे क्या हुआ, रीट को जो ट्रस्ट का स्ट्रक्चर चाहिए था वो भी बना रहा, और उसके इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम भी हट गई। उन्होंने कहा एक कंपनी फॉर्म कर देते हैं, ये कंपनी ही सारे इन्वेस्टमेंट्स को हैंडल करेगी। इस कंपनी को बोला जाता है होल्ड को, इस कंपनी को कहा जाता है होल्ड को। ये होल्डिंग कंपनी से ही बना है वर्ड, इसे कहा जाता है होल्ड को। तो होल्ड को का काम क्या है, रीट के सारे इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करना। अब उस लाइन की तरफ जाओ, अब उस लाइन की तरफ जाओ, अब देखो क्या लिखा है, डेफिनेशन। अब जाओ, सुनो 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 सुनो, स्पेशल पर्पस व्हीकल और SPV मींस एनी कंपनी और LLP। SPV की डेफिनेशन है इन विच ईदर द रीट, या तो SPV में रीट ने या फिर होल्ड को ने। अरे होल्ड को कुछ नहीं है, रीट की ही बनाई हुई कंपनी है कि मेरे इन्वेस्टमेंट मैनेज कर लेना। तो या तो रीट ने शेयर्स होल्ड करने, या फिर रीट की जगह कौन होल्ड कर सकता है, होल्ड को। सो ईदर द रीट और द होल्ड को होल्ड्स और प्रपोजेस टू होल्ड नॉट लेस देन 50% ऑफ द इक्विटी शेयर्स कैपिटल और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्यों लिखा है, अगर LLP होगी तो इंटरेस्ट हो जाएगा ना, उसमें शेयर्स नहीं होगा इसलिए। तो इनका क्या कहना है कि या तो रीट होल्ड करे 50% या फिर होल्ड को होल्ड करे 50%। तो होल्ड को इज नथिंग, इट्स नॉट अ ह्यूज कंसेप्ट, इट्स सिंपली अ कंसेप्ट बिकॉज यार रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट के फॉर्म में बहुत डिफिकल्ट हो रहा था इतने सारे इन्वेस्टमेंट मैनेज करना। सो व्हाट दे डिड, दे फॉर्मड अ कंपनी, एक कंपनी बना लेते हैं। अब ये कंपनी या तो डायरेक्टली इन्वेस्ट करेगी या फिर ये SPV के थ्रू इन्वेस्ट करेगी। अरे नहीं नहीं, आपको कुछ समझ नहीं रहा है, आप सबको कुछ समझ नहीं आ रहा है। इधर देखो, अब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मुझे बताते रहो कि ये संभव है या नहीं है। सबसे पहले मैं बना लेता हूं एक रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये मैंने बना दिया, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट। हाँ हाँ, जा क्या, कोई परेशानी नहीं। अरे हाँ, ऑल द बेस्ट। हाँ, सब लोग सस्पेंस में रोके क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इधर आओ, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। रीड इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, स्पॉन्सर फॉर्म करते हैं, ट्रस्टीज आएंगे, इन्वेस्टमेंट मैनेजर आएगा, हम ऑफर डॉक्यूमेंट देंगे, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे, उनको हम यूनिट्स देंगे, यूनिट्स लिस्टेड होंगी, वो यूनिट होल्डर बन जाएंगे। ये सब दिमाग में बैठ चुका है, यहां पे प्रॉब्लम नहीं है। अब हम दूसरे हाफ पे मेहनत कर रहे हैं। ये हो गया, इसने बना दिया एक होल्ड को, एक कंपनी जिसको नाम दिया है होल्ड को। अब ये क्या कर रहे हैं, सुनना सुनना, होल्ड को डायरेक्टली प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर रही है, कर सकती है, यस। होल्ड को SPVs बना रही है और SPVs के थ्रू प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकती है, कर सकती है, यस यस। जो जो इन्वेस्टमेंट रीड कर सकता है वो सारे इन्वेस्टमेंट होल्ड को कर सकती है। ये फर्दर और SPVs बना रहे हैं, वो SPV आगे SPV में इन्वेस्ट कर रहे हैं। रोक रहे हो मेरे को, नहीं कर सकती, बिल्कुल सही बात है आपकी, नहीं कर सकती, कोई परेशानी नहीं है। और यही होल्ड को वापस डायरेक्ट प्रॉपर्टी में तो कर ही सकती है और SPV बना के SPV के थ्रू प्रॉपर्टीज में कर सकती है, ठीक है। यहां तक हम लोगों को समझ में आ रहा है, कोई परेशानी की बात नहीं है। जैसे ही SPV आया, SPV आती है आपको 80-50 वाली लिमिट याद आ जानी चाहिए। तो लिमिट क्या है SPV के, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा करके लिखना पड़ेगा, 50% ऑफ शेयर कैपिटल, 80% ऑफ असेट, ये लिमिट याद रखनी है, 50% 80%।
जहां जहां एसपीवी लिखा है वहां पे लिखना पड़ेगा 50%, 80%, ये दोनों मिनिमम है, 80%, 50%, लेकिन ये तो अलाउड ही नहीं है, तो बात खत्म हो गई। तो लिमिट क्या होगी? सिंपल, हाँ ठीक है, भले ही रीट इन्वेस्ट करे या होल्ड को इन्वेस्ट करे, एसपीवी का रूल सेम रहेगा 50% और 80% का। व्हाट इज द 50% रूल? द रूल ऑफ 50% सिंपली सेज दैट रीट और होल्ड को मस्ट हैव एटलीस्ट 50% शेयर्स ऑफ द रीट ऑफ द एसपीवी, एंड एसपीवी मस्ट इन्वेस्ट एटलीस्ट 80% ऑफ इट्स टोटल एसेट इन द रियल एस्टेट ऑफ द प्रोजेक्ट। आर वी अंडरस्टैंडिंग? कहीं कोई परेशानी की बात नहीं। इसको प्रोजेक्ट की जगह प्रॉपर्टी बोलते हैं, बेटर रहेगा, क्योंकि अपन को कंप्लीटेड में करना है ना। प्रोजेक्ट आपके दिमाग में क्या आ जाता है कि इनकम्प्लीट होगा, तो आप लोग इसको प्रॉपर्टी बोलो, कोई परेशानी की बात नहीं है। आई होप वी आर ऑल अंडरस्टैंडिंग। नहीं, आपके जीवन को और कठिन बना देते हैं। अरे ऐसे कैसे आपको शांति से बैठने दूं? इतने समय से 2 साल से बच्चों ने मुझे घर से परेशान किया है। मैं सही कह रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं। ये मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, आप समझ रहे हो? ये टॉपिक ऑनलाइन पढ़ाना, मैंने ऑनलाइन पढ़ाया लास्ट बैच में, जो बालिका लेक्चर देख रही है, आप समझ रहे हो? और उसमें मान लो एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये टॉपिक चल रहा है एकदम खतरनाक। उस बालक को एकदम से नेचुरल कैलामिटी के कारण जाना पड़ा। लेक्चर तो चल रहा है, मैं तो नहीं रुका हूं, और वो जाकर आया 2 मिनट में। उसके बाद में उसको क्या समझेगा? कुछ नहीं समझेगा। पर वो बालक बहुत कॉन्फिडेंस से टाइप कर सकता है, सर वंस मोर, हो जाए सर, अरे हो जाए सर। तो इस कारण से बहुत ही जबरदस्त तरीके से परेशान किया मुझे बच्चों ने ऑनलाइन। मैं सही कह रहा हूं, ऑनलाइन में बच्चों ने क्या परेशान किया, मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता एक्चुअली भाई। मतलब कि कोई भी व्यक्ति उठाए, आया है, एक और बार हो जाए सर, एक और बार हो जाए। So I'm just trying to tell you, I'm so happy, और मैं इतना परेशान करने वाला हूं आपको, क्या पूछो ही मत। बहुत ही बढ़िया। अब मैं आपको परेशान करता हूं एक और भयंकर डेफिनेशन के साथ में। होल्ड को रीड करो बाय योरसेल्फ बस। एंड आई प्रॉमिस यू हियर, मतलब आप लोग आगे भी लेक्चर्स देखेंगे ना, आई प्रॉमिस यू हियर दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक ऑफ रीड, एंड इट इज among the top 3 difficult topic of the entire funding. इससे डिफिकल्ट टॉपिक फंडिंग में ही नहीं है, और ये जब आप लेक्चर्स देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा खुद से। रीड होल्ड को। इजी। एसपीवी के ऊपर 2 लिमिट लगाई थी, 50 और 80। इस पे तो एक ही लिमिट लगाई ना, 50, और कुछ लिमिट ही लगाई। इस पे आगे 80 वाली लिमिट नहीं लगी। इसको बोला कि आपको तो सीधा प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना है तो करो, आप तो एसपीवी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। क्या लिखा है देखते हैं यहां पे। ये लोग कहना चाह रहे हैं होल्ड को और होल्डिंग कंपनी शैल मीन अ कंपनी और एलएलपी इन विच रीट होल्ड्स और प्रपोजेस टू होल्ड नॉट लेस देन 50% of the equity share capital or interest, and which in turn has made investment in other SPVs which ultimately hold the properties. तो होल्ड को का नाम ही क्या है कि रीड के बिहाफ पे उसकी चीजों को होल्ड करता है, होल्ड को, ठीक है। एंड ये थियोरेटिकल पॉइंट आ गया, विच इज नॉट एंगेज इन एनी अदर एक्टिविटी अदर देन होल्डिंग ऑफ द अंडरलाइंग एसपीवी, होल्डिंग ऑफ रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज एंड एनी अदर एक्टिविटी पर्टेनिंग एंड इंसिडेंटल टू सच होल्डिंग। थियोरेटिकली तो चैप्टर के टाइम पे पढ़ लेंगे हम आराम से। ओके 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 सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। हम एक और चीज लिखना चाहते हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूं क्या? और जब अमेंडमेंट आएगा, अगर आता है तो सब जगह पे 51 होगा। 51 मतलब मोर देन 50 होगा, बिकॉज आप होल्ड को भी 50% होल्ड करके कहां बैठे हो, कम से कम कंट्रोल तो अपना रखो। तो यहां पे मोर देन 50 होना ही चाहिए आइडियली, आज नहीं तो कल। सिंपल। अभी तक ये है और ये बहुत आसान हो गया। नहीं 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 नहीं, इसको मैं बोल देता हूं लिमिट नंबर 5। इसको मैं बोल देता हूं लिमिट नंबर 5। अब सुनना मेरी बात को, आगे नहीं जा रहा मैं अभी, सिर्फ यहां तक मैं रुक गया हूं। मैं बस ये अपेक्षा करता हूं कि आप बच्चों को ये 5 लिमिट पता है क्या। अगर आपको ये 5 लिमिट दिमाग में है तो बात ही खत्म हो गई अभी के लिए। 5 लिमिट में लिमिट नंबर 1 क्या थी? 80-20 वाली लिमिट। 80-20 वाली लिमिट याद आ रही है? चलो बहुत अच्छी बात है। लिमिट नंबर 1, लिमिट नंबर 1 इज 80% 20% वाली। ठीक है सर, ये तो बहुत आसान है। अब ये डिफिकल्ट वाली पढ़ने का ये तो बहुत लड्डू लग रही है। ठीक है, उसके बाद में लिमिट नंबर 2 वैल्यूएशन वाली है, 6 मंथ्स हाफ ईयरली वाली। लिमिट नंबर 2 इज अबाउट 6 मंथ्स ईयरली 15 डेज। ये 3 चीजें उसमें याद रखने वाली, ठीक है ना। ये लिमिट है वैल्यूएशन की, बहुत ही अच्छी बात है। लिमिट नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की लिमिट है। लिमिट नंबर 3 है
डिस्ट्रीब्यूशन की यहां पे 90% और 6 मंथ्स याद रखना पड़ेगा, सही बात है। और 15 डेज भी है यहां पे, क्या है ना, तो 15 डेज भी यहां पे याद रखना पड़ेगा। लिमिट नंबर 4 और 5 है झाग लिमिट। लिमिट नंबर 4 में पढ़ी हमने एसपीवी की लिमिट 50% एंड 80%। 50% ऑफ शेयर कैपिटल, 80% ऑफ असेट्स। एंड लास्ट आती है आपकी लिमिट होल्डको की लिमिट, सिर्फ 50%, यहां 80% का कोई लिमिट नहीं है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये सब करने का रीजन ये था, अब आप छोड़ दो, इतनी देर से इतना टेंशन हो रहा था, अब सिर्फ ये देखो, अगर ये आता है तो सब कुछ आता है, बात ही खत्म। तो चैप्टर अपने पे हावी नहीं हो पाएगा अगर उस चैप्टर से आप बस ये 3-4 चीजें निकाल दो। अब ये 3-4 चीजें पढ़ने के बाद, मैं अभी भी कह रहा हूं ना, आप लोग ट्राई करना बिफोर यू स्टार्ट योर लेक्चर्स वगैरह, इस चैप्टर के अंदर मैं अभी 2 लिमिट और पढ़ाऊंगा, इसका आप चैप्टर को सेल्फ स्टडी करके देखना। सिर्फ ये लिमिट्स हैं जो बच्चे का दिमाग खराब कर देती हैं। दिमाग, अरे मतलब वो आप सोचो ना, बच्चा क्या ही हो रहा है भाई, 80-20 कहां जाना है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बस ये लिमिट्स को एक बार पढ़ लिया आपने आराम से ना, उसके बाद में कोई दम नहीं है, कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ भी नहीं है इसमें, एकदम मस्ती से। लेट्स सी वेदर एवरीवन इन द क्लास इज वेरी कंफर्टेबल विद दीज लिमिट्स और नॉट। पहला 80-20, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैज टू इंश्योर दैट इट इन्वेस्ट 80% ऑफ इट्स असेट्स इन कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग, एंड रिमेनिंग 20% के लिए 8 ऑप्शन है। क्लियर है, ठीक है। दूसरी लिमिट वैल्यूएशन हमें एवरी ईयर कराना है फुल वैल्यूएशन और 6 मंथली कराना है अपडेशन। जब भी अपडेशन या फुल वैल्यूएशन होगा उसके 15 डेज में ये हमें इंफॉर्म कर देना है टू यूनिट होल्डर्स, इजी। थर्ड हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम है उसका एटलीस्ट 90% टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एवरी 6 मंथ्स। हर 6 महीने में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, आप इसको 90% से ज्यादा कर सकते हो, 6 महीने से फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, वो भी 15 डेज के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। एंड देन आती है इसकी भाई साहब भूत लिमिट। भूत लिमिट क्या कहती है भाई, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट चाहता तो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देता पूरा, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने आपके जीवन को कठिन बनाने के लिए कहा नहीं, मैं डायरेक्टली नहीं करूंगा, मैं दूंगा पैसा होल्डको को, होल्डको को बोलूंगा एसपी में इन्वेस्ट करो और एसपी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा। अरे बिकॉज मैंने आपको लॉजिक भी बताया ना, ये आपकी लाइफ कठिन ये प्रैक्टिकली नीड है ना, क्योंकि ट्रस्ट के फॉर्मेट में वो होल्ड नहीं कर पा रहा था, इसलिए होल्डको को लाना पड़ा। और कभी कभी प्रोजेक्ट इतने बड़े होते हैं दैट यू नीड एसपीवी, तो इसलिए सब नीड ऑफ द आर वाली बात है, ठीक है। दोनों में लिमिट क्या है, लिमिट नंबर 4 आती है एसपीवी की। एसपीवी के अंदर लिमिट आती है 50%, 80%, 50%, 80%, 50%, 80%, 50% ऑफ इट्स टोटल शेयर्स। मतलब क्या है, 50% ऑफ टोटल शेयर की लिमिट क्या कहती है, रीट और होल्डको has to hold at least 50% of the total share capital of SPV। और दूसरी लिमिट होती है 80% की, वो क्या कहता है, SPV के टोटल एसेट का एटलीस्ट 80% has to be invested into properties। Out of the total assets of SPV at least 80% has to be invested in properties। कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है, लाइफ इजी है। फिर आता है एंड में होल्डको। होल्डको वैसे बहुत बड़ा का टॉपिक लग रहा था, बट है क्या होल्डको, एक लिमिट है 50%। 50% क्या कहता है कि होल्डको के टोटल शेयर्स का एटलीस्ट 50% should be with REIT, Real Estate Investment Trust।